नमस्ते साथियों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है नवदीप सिंह। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं गोकुलधाम की सोसाइटी से, जहां एक फ्लैट चंपक दादा ने खरीदा था और उसमें रहते हैं जेठालाल, टप्पू और दया जी। वहीं एक दूसरा फ्लैट भी है जो एक मुस्लिम फैमिली के पास है, जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वहां पर रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसकी सक्सेशन के टाइम पर भले ही दोनों फैमिलीज एक ही कंपाउंड में रह रही हैं, दो अलग अलग कानून लगेंगे। यानी जेठालाल की फैमिली के पास जो हिंदू लॉ लगेगा उसमें सक्सेशन अलग तरीके से होगा एंसेस्टर प्रॉपर्टी का, और ऐसे ही जो मुस्लिम फैमिली यहां पर रह रही है सेम कंपाउंड में, इन्हीं के बीच में रह रही है, उसका सक्सेशन अलग तरीके से होगा। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट की रिसेंटली एक जजमेंट आई हुई है। यानी सेम बिल्डिंग है, दो डिफरेंट लॉज है। पहले आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट गुजरात हाई कोर्ट की एक जजमेंट से आया, जहां पर यह कहा गया है कि जो हिंदू कॉन्सेप्ट है जॉइंट फैमिली का, वो मुस्लिम लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला का जो अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रही थी, उसके क्लेम को खारिज कर दिया। यह गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, एक महिला का केस सुनते हुए जो अपने डिसीज्ड फादर की प्रॉपर्टी का केस लड़ रही है 1983 से, जो कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। अब हमारे सामने क्या आ रहा है? हमारे सामने यह आ रहा है कि जो हिंदू फैमिली जो है, वहां पर तो चिल्ड्रन ने उनका एक बर्थ राइट है अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का। यानी टप्पू साहब का एंसेस्टर प्रॉपर्टी का बर्थ राइट है, वो इनहेरिट करेंगे। यानी अगर उनके फादर साहब एक लैंड लेते हैं फैमिली के फंड से, यानी वो पूरी ज्वाइंट फैमिली की है। वो टप्पू की भी है, और टप्पू का अगर कोई भाई है वो उसकी भी है। अगर टप्पू की कोई बहन है तो 20 साल के बाद भी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो जॉइंट प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू लॉ में एप्लीकेबल है। वहीं अगर एक मुस्लिम फैमिली है, यहां पर जॉइंट फैमिली का कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए जो सक्सेशन होता है प्रॉपर्टी का, वो इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से होता है, कोई बर्थ राइट नहीं है। यानी अगर आपके फादर आपको देना चाहते हैं तो वो आपको प्रॉपर्टी के राइट्स देंगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर की डेथ हो जाती है तभी बच्चों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जो है पूरे का पूरा राइट है, उनके जीते जी कोई राइट नहीं है। ये राइट उन्हें तभी मिल सकता है अगर फादर की डेथ हो जाए। जबकि ये केस हिंदू फैमिली में नहीं है, यहां पर ऑटोमेटिक बर्थ होते ही प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे बच्चे का राइट है। यह डिफरेंस हमें क्लियर आ गया हिंदू फैमिली और मुस्लिम फैमिली में, और इसी के आधार पर जो है गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। जब वो केस सुन रहे थे, जो महिला थी वो डिसेंडेंट थी वली मोहम्मद कदूजी की। उनकी जो वाइफ है, यानी महिला की जो माँ है, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, फादर की भी मृत्यु हो चुकी है। एंड महिला चाह रही थी कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है केवल उसके भाइयों का हक उस पर ना हो, जो हिंदू एक्ट में जॉइंट फैमिली का जिक्र है उसके अंतर्गत इसको भी उस प्रॉपर्टी में शेयर मिले। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जैसा मैंने कहा, महिला एक 1983 के फैमिली अरेंजमेंट को जो क्लेम था इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, उस पर केस कर रहे थे। इसमें एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी है जिसे जुमेरा पार्क कहते हैं, और करंटली ये इनके ब्रदर्स होल्ड कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना था कि ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इनके फादर साहब ने परचेज की हुई थी, भाइयों के नाम पे रखी गई थी, लेकिन ये बेनिफिट कर रही है सारी फैमिली को, इसलिए इनको भी इस प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए, जैसा कि हिंदू सक्सेशन लॉ में है। गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा हम लोग, आपके जो मुस्लिम लॉ है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। इवन अगर आप याद रखेंगे तो ये डिसीजन पहले एक लोअर कोर्ट में भी गया हुआ था, सेम जो चीज थी से एड्रेस किया गया था लोअर कोर्ट में भी। हाई कोर्ट ने उसे भी नहीं माना और कहा कि मुस्लिम लॉ में जॉइंट फैमिली का जिक्र नहीं है, तो अगर आपके ब्रदर के नाम पे प्रॉपर्टी थी तो उन्हीं के नाम पे रहेगी, आपका कोई शेयर नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 83 में प्रॉपर्टी परचेज हुई थी, आपने लगभग 37 साल वेट किया है, आप साइलेंट क्यों थे वो भी बता दीजिए। और यह चीज भी कहे कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो हिंदू लॉज के कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ना तो जॉइंट फैमिली का ना तो एंसेस्ट्रल। सोचने वाली बात यह है कि मुस्लिम्स में जॉइंट फैमिली का जिक्र क्यों नहीं है, ये हिंदू फैमिलीज में ही क्यों है। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि हिंदू लॉ में जो प्रॉपर्टी होती है, ऐसा कहा जाता है ये पूरी की पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी है।
मुस्लिम लॉ में जो सक्सेशन होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इट्स नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो ये कॉन्सेप्ट कोर्ट ने लगाया। ऐसे ही अगर आपके पॉलिटी के और ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, 2026 का पेपर दे रहे हैं तो अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 15 फरवरी को। डिस्क्रिप्शन में लिंक के अपने आप को एनरोल कीजिए। सुबह 9:30 और दिन में 2:30 PM पे ये टेस्ट हो रहा है। अपनी तैयारी को चेक करें एनरोल करके। इसी के साथ साथ अनअकैडमी आपके लिए अपनी यूपीएससी की जो सब्सक्रिप्शन है वो लोएस्ट प्राइस 24,999 रुपीज में मिला है। आप मेरा कोड NAVI57 यूज करके एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं इस बार जो यूपीएससी का फॉर्म है बहुत ही ज्यादा सख्त है। यूपीएससी की तरह इस बार फॉर्म भरना भी बड़ा टफ है। तो अनअकैडमी आपके लिए गाइडेंस लेके आया है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है फॉर्म के रिलेटेड तो आप या तो स्कैन कर लीजिए ये वाला कोड, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप अपना फॉर्म भर के हमारे मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं हिंदू फैमिली सक्सेशन में और मुस्लिम फैमिली सक्सेशन में, दोनों में क्या कानून क्या कहता है। हिंदू फैमिली में जैसे मैंने आपसे कहा कि राइट बाय बर्थ है। जैसे ही उन कोई बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो पैदा होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे उसका राइट है। लेकिन मुस्लिम्स में राइट नहीं है। मुस्लिम में राइट नहीं है। मुस्लिम में तभी आप क्लेम कर सकते हैं अगर ऑनर की डेथ हो जाए। उसके साथ यह भी याद रखिएगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक क्लॉज है जिसे कहते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी एक व्यक्ति ने ओन की है, वो एक्वायर की हुई है, तो उससे सबको बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए सब जो फैमिली मेंबर्स है वो क्लेम कर सकते हैं। मुस्लिम्स में ऐसा जॉइंट बेनिफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल है। तो सक्सेशन जो होती है वो जॉइंट होती है, कलेक्टिव होती है, जबकि मुस्लिम में स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल होती है। इसीलिए हिंदू एक्ट में हम लोग कहते हैं कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल है। मुस्लिम लॉ में इट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फिर हमारे लिए अभी मैटर क्यों करता है? क्योंकि एक जिक्र देखिए कि एक ही सोसाइटी थी, गोकुलधाम सोसाइटी, 2 लोग रहते थे, जेठालाल और मुस्लिम फैमिली। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। यानी ये कहीं ना कहीं एक क्लासिक केस बनता है यूनिफॉर्मिटी वर्सेस पर्सनल लॉ का। देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है ऐसे लॉस को लेकर। इसका सोल्यूशन भी है। अगर प्रॉब्लम है तो जैसे कहा जाता है कि इसका सोल्यूशन भी है, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाता है तो ये सारे लॉस, पर्टिकुलरली मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, सक्सेशन, ये कॉमन हो जाएंगे। इसमें एक और चीज देखिएगा कि एक फैक्टर और आता है, कॉमर्शियलिटी फैक्टर। अगर आप देखेंगे मुस्लिम फैमिलीज जो है अगर साथ में भी रहेंगी, एक कॉमन हाउस होल्ड भी है उनका, वो लीगली अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, उनमें जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक चीज और एक और याद रखिएगा कि जैसा कोर्ट ने भी कहा कि आपने 37 ईयर्स वेट किए, तो कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज, प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को रद्द कर दिया, कहा वो सीरियस एरर है, इट इज नॉट एज पर द मुस्लिम लॉस। तो इसका एक सोल्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। हमारा आर्टिकल का अनुच्छेद 44 सरकार से ये कहता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ताकि ओवरऑल चाहे जेठालाल हो सोसाइटी के गोकुलधाम में या कोई और फैमिली हो, चाहे वो मुस्लिम फैमिली है, सबके लिए सेम सक्सेशन लॉज रहे। तो आपका इस विषय में क्या कहना है मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।